हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे दोस्तों। अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए एक आंसर की है, जो अभी सफदरजंग हॉस्पिटल का जो एग्जाम हुआ था ओटी टेक्नीशियन का, उनकी आंसर की आ चुकी है आज। तो मैं उसी के ब्याह पे आज की वीडियो रहने वाली है हमारी। इसमें कुछ जो क्वेश्चंस हैं सफदरजंग एग्जाम में जो पूछे गए थे ओटी टेक्नीशियन से, उनको डिस्कस करेंगे और जो आंसर किए उसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे हम, क्योंकि वीडियो जो क्वेश्चंस हैं उनके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन, यानी कि देखो पहला क्वेश्चन तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि इसमें अदर जो सिलेबस था 18 जो क्वेश्चन थे वो अलग सिलेबस के थे, रीजनिंग के थे। वो सारे रीजनिंग जीके सब मिक्सअप थे, तो उनको हम दूसरा पार्ट जो बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी हम सिलेबस वाले जो टॉपिक्स हैं, आपके सिलेबस वाले जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज फ्रीक्वेंटली डायग्नोस्टिक एंड डज नॉट एंटर द बॉडी। सवाल है, दोबारा सुन लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज फ्रीक्वेंटली डायग्नोस्टिक एंड डज नॉट एंटर द बॉडी। अब हिंदी में बात करें तो हिंदी में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अक्सर नैदानिक होती है और शरीर में प्रवेश नहीं करती है। तो ये तरीका पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो अंदर हमें बॉडी के अंदर नहीं पहुंचानी है, बाहर से हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन है, इन्वेसिव है क्या, यानी संक्रामक। दूसरा है नॉन इन्वेसिव, गैर संक्रामक। या तीसरा है मिनिमल एक्सेस। या फिर चौथा है मिनिमली इन्वेसिव। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला दोस्तों वो नॉन इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव क्या होता है, गैर सकारात्मक, मतलब कि अंदर से कुछ नहीं है, बाहर बाहर से वो करके बाहर आया था। जैसे एक एग्जांपल दूं, एनआईबीपी का। एनआईबीपी क्या होता है, नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर जो चेक करते हैं, एनआईबीपी। तो उसमें वो सिर्फ बाजू पे बांध देते हैं और बॉडी से हमें कोई लेना देना नहीं होता, तो नॉन इन्वेसिव है वो। तो यही इसमें राइट आंसर होने वाला है, जो इन्होंने दिया हुआ है सफदरजंग वालों ने भी, नॉन इन्वेसिव। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चूज द ऑप्शन दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए हार्वेस्टिंग सर्जिकल प्रोसीजर। अब सवाल को पढ़ते ही समझ आना चाहिए कि हार्वेस्टिंग सर्जिकल प्रोसीजर पूछ रहा है। जैसे इसने बोला हिंदी में, उस विकल्प को चुने जो शल्य कर्तन शल्य चिकित्सा प्रक्रिया का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन प्लेसमेंट ऑफ द डोनर ऑर्गन, ऑप्शन बी है अबॉर्शन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी है ऑटो ऑटोलोगस स्किन ग्राफ्ट, या फिर ऑप्शन डी है रिपेयर ऑफ फ्रैक्चर। तो इसमें देखो क्या पूछा, हार्वेस्टिंग सर्जिकल पूछता है। हार्वेस्टिंग सर्जिकल क्या करते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग की जो प्रोसीजर होते हैं उसको बोला जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन 3 है ऑटोलोगस स्किन ग्राफ्ट, वही सही है और वही होना भी चाहिए। तो चलते हैं अगले की तरफ। विच केमिकल इज यूज फॉर गैस केमिकल स्टेलाइजेशन। देखो सवाल को पढ़ते ही समझ आए, वही है कि क्योंकि देखो मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी अभी जो इसकी प्रिपरेशन जब करा रहा था सफदरजंग एग्जाम की, तो मैंने सीएसएसडी को डिस्क्राइब किया था कि केमिकल स्टेलाइजेशन एंड फिजिकल स्टेलाइजेशन। तो केमिकल स्टेलाइजेशन में मैंने ऑप्शन ये बताए थे, उन्हीं ऑप्शंस में से भी है। ऑप्शन नंबर 1 है एथिलीन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 है क्लोरोक्साइडाइन, ऑप्शन 3 है अल्कोहल और ऑप्शन डी है फॉर्मल्डिहाइड। तो दोस्तों क्लोरोक्सीडाइन ये भी नहीं है और अल्कोहल भी नहीं है, फॉर्मल्डिहाइड भी नहीं है। तो इसका जो एथिलीन ऑक्साइड जो गैस होती है, जिसको हम ईटीओ भी बोलते हैं, वो इसका राइट आंसर है। तो उन्होंने भी करेक्ट वही किया हुआ है, एथिलीन ऑक्साइड। तो अगर आप सीएसएसडी को प्रॉपर पढ़ लेंगे तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे जो इस सवाल में है। चलते हैं अगले की तरफ। एट विच टेम्परेचर इज द फ्लश स्टेलाइजर सेट फॉर स्टेलाइजिंग द ओटी। हिंदी में बात करें तो ओटी को स्टेलाइज करने के लिए फ्लैश स्टेलाइजर किस तापमान पर सेट किया जाता है। 120 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है क्या, 125 डिग्री सेल्सियस पे, या 132 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर 140 डिग्री सेल्सियस पे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 132 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अगले सवाल पे देखते हैं। आइडेंटिफाई द डिवाइस सीन इन द इमेज। छवि में दिखे गए डिवाइस को पहचाना। एक इन्होंने ये जो पिक्चर दी हुई है इसको हमें पहचानना है कि पिक्चर कौन सी है। तो दोस्तों ये जो पिक्चर रहने वाली है, ऑप्शंस की मैं बात करूँ तो ऑप्शन इन्होंने दिया कैनुला, ऑप्शन बी में नायलॉन ब्लेडर, या 3 में आईवी ट्यूब, या 4 में टूनिकेट। हमें ये समझना चाहिए कि प्लास्टिक ये जो दिख रही है बोतल से, हमें इससे आइडिया लगाओ। देखो कैनुला हम जानते हैं जो हाथ में लगाए जाते हैं कैनुला, आईवी जो कैनुला होते हैं, ये कैनुला नहीं है, आईवी ट्यूब भी नहीं है और टूनिकेट भी नहीं है। तो क्या बचा, ऑप्शन 2 नायलॉन ब्लेडर। यानी नायलॉन की जो बनी हुई चीज है ये ब्लेडर है। वैसे देखने में तो ये प्रेशर बैग जैसा दिख रहा है, लेकिन अगर प्रेशर बैग का ऑप्शन नहीं है इसमें तो नायलॉन ब्लेडर इज द राइट होगा इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नायलॉन ब्लेडर ही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वस्कुलर एक्सेस सप्लाई। निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी पहुंच आपूर्ति नहीं है, हिंदी में बोले तो। ऑप्शन है अल्कोहल स्वैप, ऑप्शन 2 है टूनिकेट, ऑप्शन 3 है स्कैल्पेल, या फिर ऑप्शन 4 है आईवी ट्यूबिंग।
तो इसमें स्कैल्पल जो है, जो ब्लेड जिसको बोलते हैं वही होगा। हाँ वही है, करेक्ट आंसर स्कैल्पल वही है। ठीक है, चलते हैं अगले की तरफ। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ assertion ए इज फॉलोड बाई ए स्टेटमेंट ऑफ ए रीजन आर। तो assertion सुन लीजिए। इफ ए स्ट्रेचर इज यूज इट शुड बी पुश्ड फ्रॉम द हेड एंड सो द पेशेंट फीट गो फर्स्ट। और रीजन सुन लीजिए इसका क्या है। पेशेंट में बी टेकन टू द ओटी यूजिंग ए ट्रांसपोर्ट स्ट्रेचर ऑफ व्हील चेयर। हिंदी में बात करें, यदि एक स्ट्रेचर का उपयोग किया जाता है तो इसे सिर के छोर से धक्का दिया जाना चाहिए ताकि रोगी के पैर पहले जाएं। कारण क्यों? रोगियों को परिवहन स्ट्रेचर या व्हील चेयर पर ले जाया जा सकता है। तो इसने ऑप्शंस में दिए स्टेटमेंट में, यानी बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। और आर दिया है ना, इज द रीजन फॉर द। और ऑप्शन टू है इज द ट्रू बट इज नॉट द रीजन फॉर इट। आर जो इज नॉट द रीजन नहीं है इसका। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, या फिर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका जो राइट है वो है इज ट्रू बट आर इज नॉट रीजन फॉर इट। मतलब पहला तो सही है सेंटेंस, लेकिन दूसरा जो है वो कारण इसके लिए नहीं है। मतलब सत्य है लेकिन इसका कारण नहीं है। तो वही है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एट विच लेवल शुड यूरिनरी ड्रेनेज बैग बी प्लेस्ड व्हाइल शिफ्टिंग द पेशेंट। देखो सिंपल सा और कितना आसान सा सवाल है, इसको समझना चाहिए। सिंपल सी बात है, रोगी को स्थानांतरित करते समय मूत्र निकासी बैग किस स्तर पर रखे जाने चाहिए। बात वही है, देखो आपने अगर काम किया है प्रैक्टिकल तो सीधा समझ में आएगा कि को कहाँ पर रखेंगे हम। तो ऑप्शन वन है एट एल्बो लेवल, अबव द लेवल ऑफ ब्लैडर, या फिर बिलो द लेवल ऑफ ब्लैडर, या फिर फोर्थ में एट द लेवल ऑफ ब्लैडर। तो इसका जो करेक्ट करेक्ट आंसर है वो बिलो द लेवल ऑफ ब्लैडर। आप लोग सभी जानते हैं कि ब्लैडर के डाउन ही रखते हैं उसको, कैथेटर को, यानी जो यूरिन बैग है उसको। कैथेटर को नहीं, यूरिन बैग को नीचे ही रखते हैं। तो ऑप्शन जो इसका बिलो द लेवल ऑफ ब्लैडर इज द करेक्ट। अगले की तरफ चलते हैं। विच साइज हैंडल फिट ए 20 स्केल्पेल ब्लेड। अब देखो सवाल ये भी आसान सा ही है, अगर आप प्रैक्टिकल वर्किंग है तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है। इसने पूछा है कि जो 20 नंबर का ब्लेड होता है वो कौन से हैंडल में लगाया जाएगा। हैंडल्स आप जानते ही हैं, 3 नंबर के होते हैं, 4 नंबर के होते हैं और 7 नंबर के होते हैं। तो इसका जो 20 नंबर को जो हम लगाते हैं वो साइज नंबर 4 में ही लगाते हैं, जो ब्लेड होता है। तो इसका जो ऑप्शन 2 है वो राइट होने वाला है। तो इन्होंने भी राइट ही किया हुआ है, साइज नंबर 4। क्योंकि देखो अगर 3 की बात करें तो उसमें 11 नंबर का ब्लेड लगाते हैं, और 4 में लगा लेते हैं 20 का, 21 का, 22 का, 7 में भी लगा लेते हैं। तो ये जो, लेकिन हम नियर बाई जाएंगे तो साइज नंबर 4 वो इज द करेक्ट है इसका। अगले की तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ सर्जिकल सीजर आर शोन इन द इमेज। अब ये सर्जिकल सीजर है, इमेज बेस्ड सवाल है, सर्जिकल सीजर है। इसका पूछा है कि कौन से टाइप की है, मतलब किस प्रकार की है। सूचर सीजर है क्या है, या फिर टोनोटमी सीजर है, या फिर जोसेफ नेजल सीजर है, या फिर टिश्यू सीजर है। अब देखो ये जो कर्व्ड है हल्की सी जो दिख रही है ऊपर से, आप देख रहे कर्व्ड है, लेकिन ये किस में आती है, ये आती है आपकी टिश्यू कटिंग सीजर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो टिश्यू कटिंग सीजर है। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ मैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है व्हाट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ट्रे। यानी इंस्ट्रूमेंट ट्रे के नीचे हम क्या रखेंगे। ऑप्शन 1 फॉर्म रखेंगे, ऑप्शन 2 पेपर रखेंगे, ऑप्शन 3 प्लास्टिक रखेंगे, या फिर ऑप्शन 4 कॉटन रखेंगे। तो इसमें करेक्ट है फॉर्म। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले की तरफ। ये भी स्टेटमेंट वाला सवाल आ गया है। पहला असेसन सुने तो इसका, अवतल या संकुचित उपकरणों को नीचे की सतहों के साथ रखा जाता है। कारण अगर आर की बात करें, भाप नसबंदी और सूखने के दौरान पानी कंडेंसमेंट उनमें इकट्ठा नहीं होता है यदि कप की सतह नीचे है। तो इसमें ये ऑप्शंस हैं, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। आर इज द रीजन फॉर द, या फिर बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द रीजन फॉर इट। तो यही होगा बी। तो इनका जो स्टेटमेंट है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द रीजन फॉर द स्टेटमेंट। हाँ ठीक है, वही है, ऑप्शन नंबर जो 2 है वही राइट है। ऑप्शन नंबर जो 2 है क्लियर है। चलते हैं अगले की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रूशियल पार्ट ऑफ द इन्फॉर्म्ड कंसेंट। देखो जब कंसेंट देते समय आपने देखा, जब सर्जन कंसेंट के लिए अटेंडेंट को बुला के कंसेंट कराते हैं तो वो क्या क्या बातें बताते हैं उनको, जो कंसेंट में लिखी होती है। तो वही है, सिंपल सा है, हमें समझ आ जाना चाहिए पढ़ते पढ़ते ही ऑप्शन। तो क्या ऑप्शन 1 है सर्जिकल प्रोसीजर, ऑप्शन 2 है रिस्क, या फिर ऑप्शन 3 है बेनिफिट ऑफ अल्टरनेटिव, या फिर ऑप्शन 4 है इंस्ट्रूमेंट। इनमें से सारी बातें बताई जाती हैं दोस्तों। सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में भी इन्फॉर्म किया जाता है कंसेंट में,
रिस्क उसके जोखिम भी बताए जाते हैं और उसके लाभ और विकल्प भी बताए जाते हैं कि ये सब, लेकिन बताया क्या नहीं जाता वो नहीं बताते हम इंस्ट्रूमेंट कंसेंट में। तो यही है इसका राइट इंस्ट्रूमेंट। अगले की तरफ चलते हैं। व्हाट कैन हैपन इफ ए पेशेंट इज बियरिंग मेटल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोसर्जरी। इलेक्ट्रोसर्जरी के दौरान यदि कोई रोगी धातु पहनता है तो क्या हो सकता है? एनाफिलाइलेक्सिस हो सकती है, बर्न हो सकता है, डिफिकल्ट टू एक्सेस हो सकती है या फिर इनकरेक्ट रीडिंग हो सकती है। देखो जब ये क्या है, पेशेंट बियरिंग मेटल ड्यूरिंग इलेक्ट्रो, अब जो कोटरी करते हैं उस समय आप मेटल के क्यों निकलवा लेते हैं, मतलब नाक कान गले का सामान अगर फीमेल है तो क्यों निकलवा लेते हैं, पहले ही क्यों निकलवाते हैं? क्योंकि जब सर्जरी हो रही है और जब कोटरी करते हैं तो बर्न ना हो जाए पेशेंट को, उससे करंट ना बन जाए, तो इसलिए इसका जो करेक्ट है वही बर्न ही है। तो मेरे कुछ सवाल इतने आसान से हैं कि आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आंसर अपना आप सीधा हाँ ये तो यही आंसर है इसका, तो पढ़ते पढ़ते में समझ आएगा। चलते हैं अगले की तरफ। एट विच एंगल इज ए पेशेंट टोर्सो टाइट डाउनवार्ड फॉर द ट्रेंडल वर्क पोजिशन। अब देखो ट्रेंडल वर्क स्थिति के लिए मरीज का धड़ किस कोण पर नीचे की ओर झुका होता है। अब हम अगर हमें ट्रेंडल वर्क पोजिशन पता है तो सवाल को पढ़ते हम सीधा ऑप्शन पे भी नहीं जाएंगे, सीधा आइडिया लगा लेंगे कि देखो 90 डिग्री में पेशेंट सीधा होता है, सुपाइन होता है। अब ट्रेंडल वर्क में क्या करते हैं, हेड अप करते हैं, फुट डाउन करते हैं। तो कितना करते हैं हम लोग, अगर करते हैं तो 30 to 45 डिग्री ही करते हैं। तो इसका आंसर भी वही होने वाला है, 30 to 45 डिग्री ही करते हैं। ज़्यादा ऑप्शन पे जाना ही नहीं है, क्योंकि अगर हमें प्रैक्टिकल चीज़ें आती हैं तो आंसर बड़ा आसान है। तो अगले की तरफ चलते हैं। इन विच पोजिशन इज द पेशेंट अनेस्थेटाइज फॉर ए लेप्रोस्कोपी। देखो कितना प्यारा सा और आसान सा सवाल है। अगर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होनी है और उसको जब जिए देंगे हम पेशेंट को, सर्जरी से पहले अनेस्थेटिक उसको अनेस्थेटाइज करेंगे, तो कौन सी पोजीशन रखेंगे? बड़ा सिंपल सा है, सुपाइन ही रखेंगे, क्योंकि पेशेंट तो सीधा ही लेटेगा ना। ट्यूब या जो भी आपने डालना है उसके अंदर, एंडोट्रेकल ट्यूब डालनी है, प्रोसील एलएमए वगैरह कुछ भी डालनी है तो सुपाइन पे ही रखेंगे। तो सिंपल है, सुपाइन ही इसका आंसर है। आगे की तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ ओटी लाइट इन शोन इन द इमेज। देखो इस प्रकार की ओटी लाइट है ये। देखो आजकल क्या चल रहा है, ओटी लाइट तो छोड़ो, आजकल तो घरों में भी एलईडी चल रही है। तो ऑप्शन हेलोजन है, एलईडी है, आर्गन है, तो उसका भी करेक्ट एलईडी होगा। आसान में तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सवाल का आंसर अपने आप आपके सामने है। क्योंकि आजकल हम बल्ब भी लेने जाते हैं तो कहते हैं एलईडी वाला दे दो भाई, गारंटी वाला। सिंपल सी बात है ना, तो एलईडी चल रही है आजकल, तो एलईडी लाइट ही है ओटी लाइट में उसके अंदर। तो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन द सीलिंग एंड द सस्पेंशन सिस्टम फॉर द ओटी लाइटिंग सिस्टम। कितना प्यारा सा है। निम्नलिखित में से कौन सी ओटी लाइट सिस्टम की छत और निलंबन प्रणाली के बीच में संबंध बनाता है? क्या है? स्पिंडल। तो ऑप्शन जो 3 है वही है इसका, स्पिंडल। क्योंकि योक अलग है, हॉरिजॉन्टल आर्म, स्प्रिंग आर्म, ये नहीं, स्पिंडल ही इसका करेक्ट है, स्पिंडल है। अगले सवाल की तरफ। इन विच कंडीशन शुड डिटर्जेंट एंटीसेप्टिक नॉट बी अप्लाइड ऑन स्किन। अब डिटर्जेंट एंटीसेप्टिक की बात कर रहा है, क्या है, किस में नहीं करेंगे, किस में नहीं लगाया जाना चाहिए? बैराटिक सर्जरी में, सुपरफिशियल मेलिग्नेंसी में, फ्रैक्चर में, हेड इंजरी में। देखो सभी में लगा सकते हैं, लेकिन सुपरफिशियल जो मेलिग्नेंसी होती है, यानी सुपरफिशियल मेलिग्नेंसी है किसी को भी, तो उसके तरफ जो डिटर्जेंट एंटीसेप्टिक है वो नहीं लगाया जाना चाहिए। तो इसका भी शायद वही होगा, हाँ करेक्ट आंसर वही है, सुपरफिशियल मेलिग्नेंसी। क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। वही फिर स्टेटमेंट वाला सवाल है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, यही है। सवाल को पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिव साइट के पास के बालों को तब तक नहीं हटाया जाना चाहिए जब तक कि यह सर्जरी में हस्तक्षेप ना करे। सही बात है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हेयर नियर द ऑपरेटिव साइट, जब तक हमें ऑपरेटिव साइट पे बाल की, मतलब उस ऑपरेटिंग साइट पे बाल नहीं है और अगर साइड में है तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है, ऑपरेटिंग साइट पे नहीं होनी चाहिए, ये सही है। अब रीजन क्या दिया इन्होंने, सीजर आर यूज टू रिमूव हेयर ग्रेटर देन 3 mm इन द लेंथ। सीजर होनी चाहिए लेकिन 3 mm, ये क्या है मतलब? स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द रीजन फॉर इट। एज, हाँ ऑप्शन करेक्ट है, आर इज द रीजन फॉर द स्टेटमेंट। इसमें टू लग रहा है, देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द रीजन फॉर इट, हाँ वही टू, जो ऑप्शन नंबर 2 है वही इसका करेक्ट आंसर है। देखो बाल नहीं, ठीक है स्टेटमेंट सही है, लेकिन 3 mm वाली लेंथ पे थोड़ा डाउट है कि इसके कारण तो नहीं, मतलब वही है ना, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। अगला सवाल। कुछ पता है ट्रिकी सवाल देते हैं ना कि आप लोगों के ब्रेन को चेक करने के लिए कि हाँ भाई थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दूं, तो बस बच्चे को कंफ्यूज करने की बात होती है और कुछ नहीं है। सिंपल सा सवाल था, घुमा फिरा के दे दिया, बस वही है कि स्टेटमेंट ये वो बस। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर ऑफ इरिगेटिंग लिक्विड। अब इरिगेटिंग लिक्विड, अब देखो ये भी बड़ा था सिंपल सा प्यारा सा, इरिगेटिंग लिक्विड क्या है मतलब?
आप लिक्विड दे रहे हैं, अगर हिंदी में बात करें, इरीगेटिंग लिक्विड का आदर्श तापमान क्या है? अब हम पानी भी पीते हैं, अब देखो नॉर्मल सी बात है ना, लिक्विड हम ले रहे हैं तो कितने में लेते हैं? देखो 20-25 डिग्री सेल्सियस ठंडा हो जाएगा, ठंडा ठंडा लगेगा। 25-30 डिग्री सेल्सियस ये भी ठंडा है। हम नॉर्मल हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 to 40, तो वही इसका आंसर होने वाला है 37 to 40, क्योंकि हम जो पानी ले रहे हैं हल्का गुनगुना सा, मतलब नॉर्मल हमारे टेम्परेचर के हिसाब से होना चाहिए ना, तो इसका करेक्ट आंसर भी यही होगा, वही है 37 to 40 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिक है, मतलब आपको पता है ना, अपने आप को डाल के देखो इस सवाल में ना, कि आप ठंडा पानी पीना चाहेंगे या आप ज्यादा गर्म पानी पीना चाहेंगे, आप बेसिक और नॉर्मल पीना चाहेंगे ना, तो 37 to 40 वाला ये ले, थोड़ा सा अपने ऊपर डाल लिया करो सवाल अगर इस टाइप से पूछा जाता है तो। व्हाट डू एयर बबल्स अपीयर लाइक इन एक्सरे? तो एक्सरे में हवा के बुलबुले कैसे दिखाई देते हैं? चेन, चेन क्या है? बैंड, बैंड क्या है? रेखाएं, स्टोन, हाँ पत्थर जैसे दिखाई दे सकते हैं, तो वही करेक्ट है, स्टोन पत्थर। अब चलते हैं अगले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सूचर मटेरियल यूज टू टाई अम्बिलिकल कोड? देखो दोस्तों, ये जो सवाल है ना, ये आंसर की बेशक है, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी डायरी में इनको उतार लेना, इनके नोट्स बना लेना, क्योंकि अभी आगे आपके और भी एग्जाम होने वाले, डीएसएस भी है, ईएसआई है, और हम तो आपकी तैयारी में बिल्कुल प्रयासरत है कि हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी प्रॉपर हो पाए। तो ये सवाल हिंदी में बात करूं, गर्भनाल को बांधने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सीवन सामग्री का उपयोग किया जाता है? सिंपल है, कोलोजन नहीं, हाँ सर्जिकल कॉटन, सर्जिकल सिल्क, पॉलिस्टर, सर्जिकल कॉटन देख लेते हैं, सर्जिकल कॉटन ही चाहिए। थोड़ा देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे आसान है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपके प्रैक्टिकल पर डिपेंड करे, आप डेली रूटीन में जो काम करें उसी से मिले जुले सवाल है। तो अगले सवाल की तरफ चलता हूँ, विच सर्जिकल निडल इज यूज्ड प्राइमरली इन ऑप्थेल्मिक सर्जरीज? हाँ, तो आंखों की सर्जरी, कौन सी सर्जिकल सुई मुख्य रूप से नेत्र शल्य चिकित्सा में उपयोग की जाती है? सिंपल है ना, कन्वेंशनल कटिंग निडल, रिवर्स कटिंग निडल, साइड कटिंग निडल, ब्लंट पॉइंट निडल। नहीं, इसमें शायद रिवर्स क्या है, करेक्ट देख लेते हैं। साइड कटिंग निडल, देखो साइड कटिंग निडल है, रिवर्स कटिंग निडल नहीं है इसका। देखो ऑप्शन नंबर 3 है, साइड कटिंग निडल इज द राइट आंसर, साइड कटिंग निडल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्योंकि देखो अगर ये भी प्रैक्टिकल है, अगर आप ऑप्थेल्मिक ओटी में काम करते हैं तो वहाँ पे आपने निडल जो यूज कराते हैं तो आप तुरंत ही समझ जाएंगे, जब सूचर्स ओपन करते हैं तो कौन सी वाली होती है। अगले सवाल को पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिमूवल ऑफ द टिश्यू ऑफ द फ्लूइड और डायग्नोस? बताओ कितना आसान है, मतलब रिमूवल ऑफ द टिश्यू और फ्लूइड और डायग्नोसिस। देखो अगर क्या किस में निकालते हैं फ्लूइड और डायग्नोस करने के लिए टिश्यू और फ्लूइड, क्या बायोप्सी? तो बायोप्सी निकालते हैं, बायोप्सी लेते हैं ना पेशेंट की, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट, बायोप्सी। क्योंकि ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, सवाल को पढ़ो, टाइम लिमिट होती है ना। इसमें देखो सिंपल सा था, टिश्यू और फ्लूइड को लेते हैं डायग्नोस करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए ले रहे हैं ना, तो क्या लेते हैं, बायोप्सी लेते हैं ना हॉस्पिटल से। बायोप्सी ले ली, टिश्यू ले लिया थोड़ा सा, या फिर फ्लूइड निकाल लिया, बायोप्सी करा लेते हैं जी, देख लेते हैं क्या बनती है डायग्नोसिस। तो वही चीज है इसमें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ब्रेस्ट बायोप्सी? अब ब्रेस्ट बायोप्सी की पूछ रहा है, क्या इसमें नायलॉन ब्रश आएगा या 20 गेज निडल आएगी, सीजर आएगी, स्कैल्पल? देख कितने आसान से, कहीं ब्रश दिख रहा है, किसमें दिख रहा है, नायलॉन ब्रश, ऑप्शन 1 नायलॉन ब्रश। थोड़ा सा ट्रिक लगाओ, काम हो जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ, हाउ आर गोज एंड बैंडेज स्टेलाइज? सिंपल है, गोज और बैंडेज को कैसे निष्फल किया जाता है? अल्ट्रासोनिक, ड्राई हीट या ऑटोक्लेव किया जाता है? देख लो, ऑटोक्लेव ही है, ऑटोक्लेव। आप थोड़ा सा अपना टेक्निकल और अपना जो डेली वर्क रूटीन काम है ना, आपको आप उसको एक बार इमेजिन करोगे ना, तो आप ये ऐसे आंसर, ऐसे क्वेश्चन का आंसर खुद ही बोर्ड के पी जाओगे, मतलब किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। अगले सवाल की तरफ, विच ड्रेसिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटैक्ट स्किन? अब बरकरार त्वचा की सुरक्षा के लिए किस ड्रेसिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? हाँ, ये थोड़ा सा हो सकता है कि इसकी थ्योरी पड़ी होनी चाहिए आप लोगों को। सलाइन गोज की करेंगे, फिल्म ड्रेसिंग करेंगे, पैराफिन गोज करेंगे, या फिर कंपोजिट ड्रेसिंग करेंगे? तो इसमें क्या करेंगे, सलाइन गोज नहीं करें, पैराफिन नहीं करें, कंपो इसमें करेंगे फिल्म ड्रेसिंग। देख लेते हैं क्या है, फिल्म ड्रेसिंग है, क्योंकि सलाइन गोज आपने देखा, सलाइन से भगा के गोज लगाएंगे। पैराफिन गोज आपने देखे होंगे, जो हल्के से वाइट और अलग तरीके के होते हैं, पैराफिन गोज के नाम से आते हैं मार्केट में। तो इसमें लेकिन क्या करेंगे, फिल्म ड्रेसिंग करेंगे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी यूज फॉर मल्टीपल पेशेंट? देखो क्या है सवाल, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कई रोगियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए? अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एलिस फोर्सेप है, टूनिकेट है, मेडिकेशन वायल है, मेटल क्रैम्प है। एलिस भी हम बार बार यूज कर सकते हैं पेशेंट को ऑटोक्लेविंग कराने के बाद, मतलब प्रॉपर स्टेलाइजेशन का ध्यान देने के बाद। टूनिकेट का भी इस्तेमाल होता है, ऐसा तो नहीं कि एक बार यूज किया और आपने डिस्कार्ड कर दिया, नहीं। मेटल क्लैंप का भी क्या नहीं करते, मेडिकेशन वायल, मेडिकेशन यही की दवा को बार बार दूसरे मरीज पे इस्तेमाल,
मेडिकेशन जो वायल होते हैं उनको नहीं किया जाता है इस्तेमाल, तो वही इसका आंसर होने वाला मेडिकेशन वायल। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल। हाँ, थोड़ा सा अगर थ्योरी पढ़े हैं इसके बारे में, थोड़ा जानकारी है बायोमेडिकल की, तो इसमें थोड़ा आइडिया लगाने की जरूरत है। तो वही ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्टर, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। जब भी हॉस्पिटल से रिलेटेड या कोई भी ऐसी स्कीम आती है तो दिमाग में सीधा आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन नहीं, नहीं भाई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर। देख लेते हैं क्या है, वही है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ ब्लड। निम्नलिखित में से किसे रक्त की हानि को रोकने के रूप में परिभाषित किया गया है। सिंपल सी बात है, आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, रूटीन में है, काम कर रहे हैं, ओटी में वर्क कर रहे हैं, तो सिंपल पढ़ते ही समझ जाओगे। हेमोस्टेटिस क्या है इसका आंसर, वही हेमोस्टेसिस। ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या करते हैं, हेमोस्टेट करते हैं, यानी सूचर से कर दिया, कोर्टी से कर दिया, वो सब इस्तेमाल करते हैं ना। तो हेमोस्टेटिस इज द राइट आंसर इस सवाल का। अगला सवाल, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द नॉन क्रिटिकल आइटम फॉर स्टेलाइजिंग रूम। दिए गए विकल्प में से स्टेलाइजेशन कक्ष की गैर महत्वपूर्ण वस्तु को चयन करें। एंडोस्कोप, इम्प्लांट, टूनिकेट, वेजाइनल प्रोब। क्या करोगे, टूनिकेट, सिंपल है, वही है, देख लो टूनिकेट ही। क्यों, मैं बता देता हूँ। हम इन सबको तो स्टेलाइज कर लेते हैं ना, एंडोस्कोप को भी कर लेते हैं, इम्प्लांट को भी कर लेते हैं, वेजिनल प्रोब को भी कर लेते हैं, लेकिन टूनिकोट को नहीं कहते हैं, तो वही इसका राइट है। अब अगला सवाल, विच काइंड ऑफ आईवी प्लेस्ड फॉर मेडिकेशन। अब आईवी प्लेस्ड की बात करें, दवाओं के लिए किस प्रकार का आईवी रखा जाना चाहिए, रखा जाता है। स्मॉल बोर, मीडियम बोर, लार्ज बोर, वेरी लार्ज बोर। स्मॉल बोर, मतलब स्मॉल बोर होना चाहिए, जो छोटे छोटे होते हैं। ऐसा मत सोचें कि आपको, आप जब प्रैक्टिस में तो आपको ही आते होंगे, तो स्मॉल बोर। और ऐसा भी नहीं है कि जो अभी यहाँ दिख रहे हैं इतना आसान होंगे, जब आप एग्जाम हॉल में होंगे तो आपको बड़े, मतलब पहाड़ जैसे दिख रहे होंगे, क्योंकि आपके पास बहुत टेंशन होती है, दिमाग में पूरा पढ़ाई की होती है, तो बड़ी परेशानी होती है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं करना है, पूरी पढ़ाई और पूरा कंसंट्रेट के साथ जाना है, और प्रैक्टिकल चीज़ों को नहीं छोड़ना, उनको दिमाग में रखते हुए रहना है। अगला सवाल, वेयर इज द पेशेंट फास्टेड फास्टेंड टू प्रिवेंट फॉल्स फ्रॉम द ओटी टेबल। ओटी टेबल से गिरने से रोकने के लिए रोगी को कहाँ बांधा जाता है। देखो प्रैक्टिकल है, मैं इतनी देर से कह रहा हूँ प्रैक्टिकल है ना। आप लोग पेशेंट की पोजीशन करोगे या कुछ करोगे तो बेल्ट बांधते हो ना, तो कहाँ पे बांधते हैं, चेस्ट पे बांधते हैं, वेस्ट पे बांधते हैं, मिड थाई पे बांधते हैं, फीट पे बांधते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो मिड थाई पे बांधते हैं, कई बार चेस्ट पे भी बांधते हैं, अगर पोजीशन हेड डाउन भी जाएगा, और भी कई पोजीशन चेंज होंगी, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो ज़्यादा करीब है वो है मिड थाई पे, ज़्यादा बेसिकली ज़्यादा उस पर ही बांध देते हैं, तो मिड थाई इज द राइट आंसर, वही है, मिड थाई है। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। देखो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट दिया है इन्होंने, इंस्ट्रूमेंट की बनावट ही आपको बता देंगे ऑप्शंस में से। देख रहे हो आप इंस्ट्रूमेंट, अब चलते हैं। लिस्टर वेंडे सीजर, सीजर जैसा तो कुछ है ही नहीं इसमें, देख लो कहीं कटनी की दिख रही है, गलत हो गया। ऑस्टोटोमी, वो भी नहीं है। पंच बायोप्सी इंस्ट्रूमेंट आए, पंच बायोप्सी इंस्ट्रूमेंट है, देख लेते हैं क्या है पंच बायोप्सी इंस्ट्रूमेंट। इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाई थी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, उसमें मैंने काफ़ी इंस्ट्रूमेंट कवर करने की कोशिश की थी, वो इसी भी आप पे कि जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उनमें से कुछ पूछे जाएं, और पूछे जाते हैं, तो मैंने इसमें भी देखा है, तो इसलिए भैया आप इमेज बेस्ड को भी नहीं छोड़ना, प्रैक्टिकल चीज़ों को भी नहीं छोड़ना, तभी आप एक एग्जाम क्रैक कर पाएंगे प्रॉपर, और थ्योरी भी आपकी मेंटेन होनी चाहिए। अगला सवाल, विच हैवी इंस्ट्रूमेंट आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द ट्रे। ट्रे के निचले भाग में कौन सी भारी उपकरण रखे जाते हैं। सिंपल है, भारी उपकरण रखे जाते हैं, तो इसमें कुछ इन्होंने ऑप्शन दिए, क्लैंप्स है, फोर्स है, स्कैल्पेल है, रिट्रैक्टर है। रिट्रैक्टर क्या होते हैं, नॉर्मली इन सबसे भारी होते हैं, तो उनको ही नीचे रखेंगे पहले, उसके बाद हल्के हल्के इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, जैसे क्लैंप्स है, फोर्स है, स्कैल्पेल है, तो वही होगा रिट्रैक्टर। ठीक है दोस्तों, नोट्स जरूर बना लेना, डायरी में लिख लेना है इनको, काम आएंगे भविष्य में हमेशा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन ए पेशेंट ब्रेस्ट बैंड। अब ये जो पेशेंट के जो हाथ पे ब्रेस्ट बैंड बांधते हैं, मतलब बात करूँ तो एक राखी टाइप का एक बांध देते हैं ना बैंड हाथ पे पेशेंट के हॉस्पिटल्स में, तो उस पर क्या लिखा होता है, या ये कह रहा है उपलब्ध नहीं है, मतलब क्या नहीं है, तो नेम होता है जी, सर्जरी टाइम होता है, सर्जन होता है, लिस्ट ऑफ मेडिकेशन नहीं, लिस्ट ऑफ मेडिकेशन दवाई की पूरी लिस्ट नहीं होती उस हाथ की उस बैंड पे, तो ये इसका राइट होगा, लिस्ट ऑफ मेडिकेशन। अगला सवाल, इन विच पेशेंट पोजिशन इज फॉलिक कैथेटर प्लेस्ड बिफोर रेक्टल सर्जरी। अब रेक्टल सर्जरी से पहले फॉलिक कैथेटर को कहाँ पे रखेंगे, तो वो ये सुपाइन में ही रखेंगे, सुपाइन ट्रेंडलबर्ग में रखेंगे, सिटिंग में, स्टैंडर्ड में, सुपाइन में ही रखेंगे, आंसर भी वही है। विच पार्ट ऑफ द लाइटिंग सिस्टम बैलेंस द वेट ऑफ द लाइट।
प्रकाश प्रणाली का कौन सा भाग प्रकाश के भार को संतुलित करता है? स्प्रिंग आर्म, स्पिंडल, योको, हॉरिजॉन्टल आर्म। देखो पहले वाले सवाल में हमारा कुछ और था, इसमें क्या है, स्प्रिंग आर्म होने वाला है। हाँ वही है, स्प्रिंग आर्म ही राइट है, करेक्ट आंसर जो है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ डेपिलेटरी क्रीम्स। निम्नलिखित में से कौन सी डेपिलेटरी क्रीम का कार्य नहीं है? एलिमिनेट एब्रेजन एंड कट्स, या प्रोड्यूस स्मूथ स्किन, या फिर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, या फिर रिलैक्सिंग टू पेशेंट। तो क्या नहीं है, वो है हमारा एंटीसेप्टिक नहीं है। हाँ इसमें देख लेते हैं क्या राइट होने वाला है। एंटीसेप्टिक मेरी तरफ से तो हाँ वही है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज ही है। चलो अगले सवाल की तरफ चल लेते हैं। 59, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ड्रेन द कॉमन बाइल डक्ट थ्रू द abdominal wall इन कोलोडोकोस्टोमी। भाई देखो ये मैं आपको बताऊं, 2016 का जो पेपर हुआ था ईएसआई का, शायद 2016-2017 में हुआ था, उसमें सेम ये सवाल था, याद आ गया मुझे पढ़ते ही। तो इसमें जो राइट है होने वाला वो है नेजोगेस्ट्रिक। देखो ज्यादा पे जाना नहीं है, टी ट्यूब इज द राइट ही होने वाला है। टी ट्यूब है, टी की जो ऑप्शन नंबर 4 में जो दिख रही है टी ट्यूब। टी ट्यूब क्या है कि टी की जैसे टी बनता है ना, इस तरीके की शेप में ट्यूब होती है, वो उसको डाल देते हैं कॉन्वाइल डक्ट में, इधर भी तो ड्रेनेज होता रहे उससे। तो टी ट्यूब ही है। प्रैक्टिकल काम अगर आप करते हैं, तो अगर आपने कभी सर्जरी कराई हो, वो वाली सीबीडी, एक्सप्लोरेशन ऑफ सीबीडी, तो उसमें भी जब सीबीडी में स्टोन चली जाती है, तो उसमें जैसे कोलोडोकोस्कोप होता है, उससे चेक करने के बाद टी ट्यूब का भी डाल देते हैं कि नहीं है, ड्रेन होता रहेगा। तो टी ट्यूब इज द राइट। प्रैक्टिकल चीज़ है वो, थोड़ा मैं यहाँ पे जो मेरे भाई फ्रेशर देख रहे होंगे, तो हो सकता है, कोई बात नहीं, सब कुछ आएगा, आप धीरे धीरे काम करेंगे, सब कुछ आपको बेसिक है, समझ आता रहेगा। आखिरी सवाल है इसका, विच निडल इज यूज टू रिड्यूस द पोटेंशियली फॉर निडल स्टिक्स। सुई स्टिक की क्षमता को कम करने के लिए किस सुई का उपयोग किया जाए? बड़ा प्यारा सा सिंपल सा, रिवर्स कटिंग निडल, टेपर पॉइंट निडल, साइड कटिंग निडल, ब्लंट पॉइंट निडल। भैया देखो निडल स्टिक इंजरी के उसको कम करना है मतलब, तो कौन सी, ब्लंट पॉइंट निडल, जिसमें कोई कटिंग ना हो, कुछ ना हो, तो पॉइंट ब्लंट पॉइंट निडल, तो वही इसका ब्लंट पॉइंट निडल ही सही है इसका आंसर, वही करेक्ट किया हुआ है इन्होंने भी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपको कुछ नॉलेजेबल लगी हो, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।